हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट्स के एपिसोड नंबर 74 में। आज अपन देखने वाले हैं आवास, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, यह है एनसीईआरटी में बहुत सिंपल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, क्या पता कहीं से कोई एक क्वेश्चन बन जाए, तो 5 मिनट में देखने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवास से रिलेटेड ये देखा जाए तो एनसीईआरटी में बहुत सिंपल बात करी गई है कि आवास क्या है। वह स्थान है जहां पौधे और जंतु रहते हैं, उन्हें उनका क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी सभी जीवों के बारे में बात करती है, ना कि पर्टिकुलर जंतुओं के बारे में। कई प्रकार के पौधे जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। साथ ही साथ ये कहता है कि आवास जो है उनमें रहकर जंतु भोजन, जल, वायु, आश्रय इत्यादि चीजें प्राप्त करता है। कुछ जीव और उनके आवास के बारे में चर्चा की है, जैसे कि कछुआ है तो समुद्र या महासागर में रह रहा है, समुद्री। ऊंट के बारे में चर्चा की है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऊंट मरुस्थल में नहीं, ये गर्म या ठंडा मरुस्थल में रह सकता है, ध्यान रखना। ओनली मरुस्थल नहीं बोलेंगे, गर्म मरुस्थल में भी ऊंट रहता है और ठंडे मरुस्थल में भी रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आगे जाके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, गर्म में कौन सा रहता है, ठंडे में कौन सा रहता है। फिर एक बुरांश पादप के बारे में बात करता है कि बुरांश जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में जो बुरांश पादप है, लाल फूल आते हैं। इसका आकार छोटा होता है और पत्तियां भी छोटी होती है, क्योंकि पहाड़ों में जो हवाएं वगैरह चल रही है उनसे इसको बचाने के लिए पत्तियां छोटी है, साइज भी छोटी है। लेकिन कहता है सेम बुरांश पादप जो है सिक्किम में है, तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि पादप तो सेम ही है, लेकिन उसमें उस परिस्थिति में रहने के हिसाब से उसका आवास, उसका हैबिटेट अलग है। इसके हिसाब से उसके क्या हो गया, उसके अनुकूलन बन गए अलग अलग तरीके के। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आवास जो है जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई तरीके से जानवर रह सकते हैं, जैसे कि थलीय, जलीय, उभयचर जंतु। थलीय में जानवर हो चाहे पादप हो, जो रहते हैं मुख्य रूप से थल पे, यानी घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वत वाले क्षेत्रों पे, वो थलीय में आते हैं। जो जीव जलीय में रहते हैं, तालाब, झील, नदियां, महासागर में, वो जलीय में आते हैं। और उभयचर के अंदर यानी थल जल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेंढक। यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन ऐसी विशिष्ट विशेषताएं होती है जंतुओं की, जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। तो सिंपल सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसी विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, क्या कहलाती है, तो वह अनुकूलन कहलाती है। जैसे देवदार के जो वृक्ष हैं, उनका आकार शंकु आकार का होता है, ताकि वो आसानी से क्या करें, सर्वाइव कर सकें। बुरांश पादप की बात अपन ने पीछे कर ली। मछलियां जैसे जल में आसानी से तैर सके, स्ट्रीमलाइन होती है। आगे से ऐसे मरुस्थली पौधे जैसे नागफनी है, कैक्टस है, एकदम कैसे होते हैं, इनके मांसल तने होते हैं। इनके तने कैसे होते हैं, मांसल तने होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट शख्सियत का नाम यहां पर है, जानकी अम्माल। जानकी अम्माल भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। साथ ही साथ इनका योगदान जो है पर्यावरण के क्षेत्र में और पौधों की जैव विविधता का प्रलेखन और उनके संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़े हुए इनको माना जाता है, और इसका नाम है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। तो इस आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब मैं बात कर लेता हूं ऊंट के बारे में, जो आपने कहा था सर राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। तो ध्यान रखना, इसमें कितनी कुबड़ होती है, एक कुबड़ होती है। और इस ऊंट का नाम क्या होता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है। इसका नाम क्या होता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस होता है, ये ध्यान रखना। और ये कैसे ऊंट कहलाते हैं, ये अरेबियन कैमल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरेबियन कैमल के अंदर आता है ये। फिर दूसरा जो ऊंट है, इसके अंदर कितनी कुबड़ होती है, 2 कुबड़ होती है। साथ ही साथ देखेंगे लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट है, यानी ये रह रहा है ठंडे मरुस्थल में, तो इसके पास देखो बहुत सारे बाल हैं और इसके 2 कुबड़ है, 2 कुबड़ है। इसे कैमेलस बैक्टीरियंस कहते हैं। इसे कौन सा ऊंट कहते हैं, इसे कैमेलस बैक्टीरियंस कहा जाता है।
इसको कैमेलस बैक्टीरियंस कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, इसे एशियन कैमल कहते हैं। और एक जगह जियोग्राफी में भी वो जिक्र करता है इसका कि जो आपके लद्दाख में जो नुब्रा घाटी है, तो नुब्रा घाटी पे आपको कौन सा ऊंट देखने को मिलेगा, ये वाला लद्दाख के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अंदर आपको कौन सा ऊंट देखने को मिलेगा, 2 कुबड़ वाला। ये आपको ध्यान रखना है, नुब्रा घाटी लेह लद्दाख में कौन सा कैमल है, ये वाला। मजे की बात है कि दोनों ही ऊंट के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 74 होते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात है। और ऊंट के जो फुल माउथ कंडीशन है, मैंने 108 में क्वेश्चन पूछा था, वो होती है 7 वर्ष, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आवास को अपन ने एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो बताने की कोशिश की है। हालांकि इसमें काफ़ी इजी बातें थी, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है क्योंकि कक्षा 6 का ये चैप्टर है। बाकी जो बातें हैं दोस्तों, नई बातें आप लोग कमेंट करके अब ज़रूर बताते रहिएगा कि आपके कौन से टॉपिक्स है जो 5 मिनट शो में आप कवर करवाना चाहते हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। बाकी आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अंतिम समय में ज़बरदस्त चलनी चाहिए, बिल्कुल बिंदास होकर के, फ्री होकर के आप लोग तैयारी कीजिए। अब तक जो होना था हो गया, बस अब रिविज़न करते रहिए, मस्त रहिए, एन्जॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।